हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अपने घर पे सुरक्षित और एवं स्वस्थ दोनों ही होंगे अपने घर पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आपके एग्ज़ाम होने तक, क्योंकि एज इट इज़ एग्ज़ाम इज़ पोस्टपोन्ड, तो तब तक हम कुछ मॉडल पेपर्स करेंगे। तो टुडे इज़ द सेकेंड पेपर, सेकेंड मॉडल पेपर एक्चुअली। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। एंड येस, वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स कल की वीडियो का मुझे मिला है। बस लेकिन आप लोग ये भी करिए कि साथ साथ में उसे वहीं पे कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पा रहे हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस तो हेल्दी प्रैक्टिस हो रही है, और साथ ही में आपको अपना लेवल भी पता चलेगा कि हाउ मच यू आर डूइंग, और आपने कितना अब तक पढ़ लिया है और कितनी ज़रूरत अभी आपको और अच्छा स्कोर करने की है। ठीक है, तो अभी आपके पास पूरा चांस है, यू कैन डू मच मोर बेटर इफ़, अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। और जिसकी तैयारी वेल एंड गुड है तो वो तो बहुत बढ़िया है, वो 15 में से 15 इजीली स्कोर कर लेगा। दैट मीन्स 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज द अगेन द सेकेंड मॉडल पेपर विच वी विल स्टार्ट। एंड येस, इट विल बी इन बोथ द मीडियम। जैसे मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, तो ये दोनों ही मीडियम्स में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मीडियम है। बस हाँ, आपके सामने एग्जाम जो है ये हिंदी में ही पेपर हमने सेट किया गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दैट मीडियम ओनली। बट ये दिस पेपर विल बी डिस्कस्ड इन बोथ द मीडियम्स। ठीक है, जैसा एज वी यूज टू डू इन द क्लास, वैसे ही सेम हम इसको आगे को करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो दीज आर द 4 ऑप्शंस एंड लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर। पहला है गामा किरण, दूसरा प्रकाश किरण, तीसरा है एक्स किरण, और चौथा है कैथोड। दैट मीन्स गामा रे और लाइट रे, और ये है आपका एक्स रे और कैथोड रे। सो सी ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। गामा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक्स रे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और ये विजिबल स्पेक्ट्रम भी आपका उसी में ही आता है। तो जो बचा जो नहीं है, दैट इज द आंसर इज द कैथोड रे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी नहीं है। इनमें से जो आपकी नहीं है वो आपको बतानी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो वी हैव टू टेल कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर मीन्स कि इसकी क्या होंगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में बात करेगा। तो इसमें पहला है रेखी संवेग, दूसरा है विद्युत क्षेत्र, तीसरा है गतिज ऊर्जा, और लास्ट है त्वरण। तो देखिए, त्वरण का, विद्युत क्षेत्र का, रेखी संवेग, इन सबकी क्या होती है, दिशा होती है, और परिमाण भी साथ साथ में होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा का आपका दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो परिमाण होता है बट दिशा नहीं होती है। तो ये कैसी राशि होती है, अदिश होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज सूर्य के तरंगी ऊष्मा का स्रोत क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य जो आपका जो सन है, उसका बेसिकली जो मेन सोर्स है वो क्या है आपका, विस्फोटन है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो देखिए, सबसे तो इसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। जिसका करेक्ट आंसर क्या है, आप इसमें ऐसे ही बिना देखे लगा सकते हैं, दैट इज द नाभिकीय संलयन। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा। 1/1850 ग्राम, 0.1 ग्राम, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ढंग से इसको देखिए, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा। अगर वो आपसे मास के बारे में पूछ रहा है, तो हमने मास के बारे में एक वैल्यू सभी ने पढ़ी होती है कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, लेकिन हमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ग्राम में, तो जिसमें से पहला ऑप्शन तो बिल्कुल कटेड है, दूसरा तो और भी ज़्यादा, और कोई नहीं तो नहीं है। देखिए, अगर हम kg को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का मास पूछा है तो kg में ही दिया जाए। अगर उसने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो एक बार आप उसकी 10 की पावर को चेक कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए CGS मात्रक क्या होगा। अब हमें बताना है कि आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है, इसमें आपकी उसकी CGS यूनिट क्या होगी। ठीक है, सेंटीग्राम सेकंड में क्या उसकी यूनिट होती है, गॉस होती है, डाइन होती है, कुलाम। देखिए, डाइन और ये कुलाम तो नहीं होती है, क्योंकि ये चार्ज की यूनिट है, और डाइन जो है आपकी बल का मात्रक है, यानी फोर्स का मात्रक है। तो कोई नहीं, गॉस इसकी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, किसी रस्सी के कोने पर पत्थर बांध उसे घुमाने से जो खिंचाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं, अब केंद्रीय बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या इनमें से
कोई नहीं। तो देखिए आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। ठीक है, जब आपने किसी एक रस्सी के कोने में आपने पत्थर बांध रखा है तो उसमें जो खिंचाव पड़ेगा, तो घर्षण तो डेफिनेटली घर्षण बल वो नहीं है, और कोई उसमें अर्थ भी उसमें कोई फोर्स लगाएगी, आप उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहें, तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा आपका अपकेंद्री बल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तब निम्न में से कौन सा परिमाण नहीं बदलता है? आयाम नहीं बदलता है। आयाम मतलब ये कि व्हेन अ वेव, जो आपकी वेव है, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट चेंजेस। तो इनमें से कौन सा नहीं बदलता है? फर्स्ट ऑप्शन इज आयाम का मतलब है एम्पलीट्यूड, दूसरा आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी है, और रफ्तार यानी कि उसकी स्पीड आप ले सकते हैं, और चौथा है आपका तरंगी लंबाई, यानी कि जो हो गया आपका तरंग की लंबाई, यानी कि लेंथ के बारे में बात कर रहा है, यानी हम इसको कहेंगे वेव लेंथ। ठीक है, तरंग दैर्ध्य की जगह इसने यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके रख दिया है तरंगी लंबाई। तो देखिए जो आवृत्ति है और वेवलेंथ है वो तो डिपेंड करता है। ठीक है, ये दोनों ही बात पे डिपेंड करता है, बट जो डिपेंड नहीं करेगा, अब हमें इसमें से छांटना है आपका आयाम और रफ्तार में से। तो देखिए जो रफ्तार है, स्पीड भी जो होती है उसकी, अगर रफ्तार स्पीड के टर्म्स में अगर हम कह रहे हैं तो वो भी आपकी डिपेंड करेगा कि आप कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट जाती है, तो C/V का फॉर्मूला होता है, स्पीड पे डिपेंड कर ही रहा है। तो बचा एम्पलीट्यूड, तो ठीक है, तो उसके एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो दिस इज द ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आयाम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ये तो बिना देखे इसके ऑप्शंस की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, जो जी का मान जो होता है, यानी द वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट दी पोल्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ध्रुवों पर क्या होती है? सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दिस, निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? देखो अब इस वाले जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है, और कल भी हमने क्वेश्चन देखा था कुछ ऐसी चुंबक से रिलेटेड था, तो उसमें हमने उत्तर जो लगाया था आपका उस पर स्टील कुछ आंसर था, ऐसा याद आ रहा है मुझे, एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देखिएगा कल वाले में जब हमने किया था तो उस पर भी स्टील के बारे में उसमें टिक लगाया था, लोहा स्टील कुछ चूज़ करना था मेरे ख्याल से इसमें से, तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू आंसर्स आपने टिक लगाने हैं। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? तो इसमें तो बिना सोचे समझे, इसमें ज़्यादा कोई टफ ऑप्शंस आपके लिए है नहीं, पारा, लोहा, सोना या चांदी। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें कहाँ पे जाएगा? लोहा पे ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत किससे उत्पन्न होता है, यानी कि जो आपकी विद्युत धारा है वो किससे उत्पन्न होती है? डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनेमो से, मोटर से, या फिर जनित्र से? तो देखिए डायोड, ट्रांजिस्टर, डायनेमो। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें मोटर का यूज़ करो, या फिर इसमें ना एक और ऑप्शन आपके लिए होना चाहिए था। ठीक है, तो इनमें से किससे विद्युत, अच्छा विद्युत उत्पन्न होगा? तो देखिए एक होता है डायनमो, दूसरा हिंदी में उसको एग्जैक्टली कहते हैं जनित्र, जिसे मतलब प्योर हिंदी जिसे अगर हम कहें। ठीक है, तो यानी कि आपका जनरेटर के बारे में बात हो रही है, तो सीधी सी बात है कि जो जिससे किससे जनरेट होगा, आपका डायनमो से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बिजली के बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? प्रकाश, बिखराव, विसर्ज। अच्छा, इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, ये नीचे वाले ऑप्शंस ही इधर कॉपी हो गए हैं। तो जो आपका बिजली के बल्ब की ज्योति दक्षता, यानी कि हमें इंटेंसिटी बतानी होती है, तो वो होती है, उसकी यूनिट होती है आपकी, इसका सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा ल्यूमेन अपॉन वॉट। ठीक है, ल्यूमेन बाय वॉट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि किसी भी मतलब किसी भी बल्ब की अगर आपको बतानी इंटेंसिटी उसका जो दक्षता का मात्रक है वो ल्यूमेन पर वॉट ही है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, टिंडल प्रभाव के प्रकाश के गुण किससे संबंध रखता है? तो देखिए ये चार फिनोमिनन्स आपको बताए हुए हैं। टिंडल प्रभाव जो कि जिसमें क्या होता है, आपका लाइट स्कैटर होती है, टिंडल इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये इट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, या फिर विसर्जन पे, या फिर निलंबन पे, या फिर कोई नहीं। तो ये सीधी सी आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के बिखराव पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एसआई ऑफ, एसआई में विभवांतर की इकाई क्या है? दैट मीन्स द एसआई यूनिट ऑफ दिस पोटेंशियल। ये पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होगी? तो पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है बताइए, आप खुद ही से बताइए। एसआई यूनिट पोटेंशियल की क्या होती है? सीधी सी है, वोल्टा ने इसका आविष्कार विभवांतर का कंसेप्ट जो है आपका वोल्टा ने दिया है, और इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। तो पोटेंशियल की इकाई क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी? वोल्ट होती है। कूलाम किसकी होती है? कूलाम जो है आपकी चार्ज की है। ओम किसकी है? आपकी रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की।
और एम्पेयर यानी कि विद्युत धारा की, ठीक है, करंट की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल, अच्छे से, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है। तो बताइए किस घटक पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल। इन इंग्लिश भी से बियॉन्ड से, ठीक है। तो बियॉन्ड से डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इज इट डिपेंड ऑन वेट और डेंसिटी और वॉल्यूम, या इनमें से कोई नहीं। और हिंदी में हो गया कि ये किस पर डिपेंड करता है, उसके भार पे, उसके घनत्व पे, या फिर उसके आयतन पे। तो देखिए आयतन से उसका कोई मतलब नहीं है और ना ही उसके भार पे, सीधा से जो है वो बियॉन्ड से आपको डिपेंड करेगी कि उत्प्लावन कितना लगना है कितना नहीं लगना है, वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। अगर हल्का होगा तो क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट, केसेस थे इसमें 3 केसेस होते हैं कि अगर आपके पानी की डेंसिटी कम है और या फिर ज़्यादा है तो तब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर नीचे डूब जाएगा। तो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, वो आपके उसके घनत्व पे डिपेंड करेगा, यानी उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। और आज का आखिरी सवाल, वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है, सी दीज आर दी, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें से किस में आपकी हवा पाई जाती है, समताप मंडल, माध्यमिक क्षेत्र, शोभ मंडल या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए समताप मंडल में तो सिर्फ आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात होती है, समताप में ओजोन के बारे में बात होती है, ठीक है। ओजोन मंडल, ओजोन जो होता है वो कहाँ आपका समताप मंडल में होता है। नेक्स्ट आपका आ जाए बीच के क्षेत्र में, उसमें नहीं है, बचा शोभ मंडल। शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर होता है। तो जो आपकी मेन हवा होती है, जो हवा जितनी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती है, यानी कि शोभ मंडल में होती है। तो स्टूडेंट्स ये रहे आज के क्वेश्चन। अब आप मुझे बताएंगे कि कितने क्वेश्चन उसमें से आप लोग के सही हुए, कि आप 30 में से कितने मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। 15 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स ईच हैं, एंड टोटल 30 है। तो 30 में से आप कितना स्कोर कर पाए, लेट मी नो इन द कमेंट। एंड नेक्स्ट wait for the third model paper that you will be getting tomorrow. So thank you, and yes, keep sharing this and give me a good response so that हम इसे और पेपर होने तक काफ़ी ज़्यादा मॉडल पेपर्स कर लें, और ताकि इससे अच्छी ही आपकी प्रैक्टिस हो। अगर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा, या मुझे लगेगा कि इस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो साथ ही साथ में मैं फिर आपके लिए केमिस्ट्री का सेक्शन भी लेकर के आऊँगी। सिर्फ आर्मी टेक्निकल के लिए बात हो रही है, तो आर्मी टेक्निकल के लिए ही हम फिर केमिस्ट्री का सेक्शन के बारे में भी सोचेंगे। तो पहले लेकिन हम ये वाला सेक्शन कवर करते हैं। सो येस, वेट फॉर टुमारो, एंड टिल देन गिव मी अ गुड रिस्पॉन्स ऑल्सो एज वेल, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।